हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 250 एमसीक्यू। इससे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो इसलिए आप लोग के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए बनाया गया है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना। ये सारे क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रहे कि आप लोग के लिए 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे आप सोच सकते हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पैटर्न क्वेश्चन होता है। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जांच सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। जस्ट अभी आपका बीपीएससी 3.0 एग्जाम हुआ था बिहार में, जिसमें आपको एनसीईआरटी से 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। साथ में आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, हर यूनिट वाइज आपको दिया जा रहा है टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इतना सारा कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। अगर कोई भी इशू होता है आपके एग्जाम रिलेटेड या फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी इससे जानकारी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले के वीडियो में 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है समनर, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है बोगाडस या ऑप्शन डी है गोल्डनर। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोक वेज नामक पुस्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था। काफी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है फोक वेज। आपको बताना है कि इसका प्रकाशन किस सन में हुआ था। पहला ऑप्शन है 1910, 1905, 1890 या ऑप्शन डी है 1907। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं। संस्था, समूह, समुदाय या ऑप्शन डी है समाज। तो याद रखिएगा, सामाजिक नियमों को संग्रह को हम संस्था के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है संस्था अस्थायी होती है, ऑप्शन बी है संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, या ऑप्शन सी प्रत्येक संस्था की संरचना होती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। कोई भी आप संस्था उठाकर देखोगे, कभी भी संस्था आपकी अस्थायी नहीं होती है, उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है बीर स्टेड, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी ईटी हीलर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना। इस सवाल प्रेजेंट में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, और ऑप्शन बी है विल्बर्ट मोर, रॉल्फ लिंडन या ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। तो क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति किस समाज की घोटक है। पहला ऑप्शन है द्वितीयक, वृद्ध, बंध या ऑप्शन डी है मुक्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बंध। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, ये कथन किसका है।
काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कंसीडर कीजिएगा वीवीआई, क्योंकि आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन है डेविस, ऑप्शन बी है निम्कॉफ, मैकाइवर या ऑप्शन डी है लिंटन। तो क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी पीडीएफ होते हैं, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है, कोई भी अपडेट न्यूज़ आपके टीचिंग रिलेटेड या कोई भी नई वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में, ये सारे न्यूज़ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट परिस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं कैसी होती हैं। एकाकी होती हैं, अन्योन्य होती हैं, व्यक्तिमूलक होती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्जित परिस्थिति किस पर आधारित होती है। योग्यता पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर, शक्ति पर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो भी अर्जित परिस्थिति होती है वो सब आपके योग्यता पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद हैं। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, आपको ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करके बताइए कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, किस विद्वान ने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीर स्टेड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने काफ़ी टाइम लेकर इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है और आप लोग का डेली क्लासेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इशू चल रहा है। तो आपको ट्यूसडे से डेली क्लास मिलेंगे। डेली जो टाइमिंग है आपका 6:30 का, 6:30 से आपका सोशोलॉजी का डेली ट्यूसडे से क्लास आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरा पर्सनल इशू कुछ है, इस वजह से डेली क्लासेस नहीं चल पा रही है। अगर आपको पेड नोट्स लेने हैं तो पेड नोट्स में मैंने ऑलरेडी टॉप 500 क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं और साथ में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे इतने सारे कंटेंट मिलेंगे। साथ में आपको 500 आपको एमसीक्यू जो कि मैराथन क्वेश्चन है, जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन 500 हमने रेडी किए हुए हैं। अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो आपको सारे ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में आपको वो भी शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो और मैंने नंबर तो आपको मेंशन किया ही है कमेंट बॉक्स में और इस पीडीएफ में, तो आप कहीं से भी नंबर लेकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और इजीली आप पूरे सारे पीडीएफ आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को और अच्छे से करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई भी आप कर सकते हैं, अगर आप सीरियस हो तो। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती। पहला ऑप्शन है पुरोहित, अभिनेता, धनवान या ऑप्शन डी है मिल मालिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप अभिनेता बन सकते हो अर्जित करके, अगर आपके टैलेंट है। अगर टैलेंट नहीं है तो आप क्लासेस ले सकते हो और जाकर आप अभिनेता भी बन सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो, बिजनेस के क्लासेस ज्वाइन करते हो, उसका ज्ञान अर्जित करते हो तो आप धनवान भी बन जाओगे। और मिल मालिक, अगर आपके पास पैसा है तो आप उस भी बन सकते हो, लेकिन पुरोहित जो होते हैं वो कभी भी अर्जित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है पार्सन्स, निस्बेट, लिंटन या ऑप्शन डी है मर्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सी है। ठीक है, अगर आप
इस लाइन से देखो तो ऑप्शन डी आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा गया है, ठीक है। तो इससे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किस विद्वान ने कहा है? मैंने ऑलरेडी कई बार इस सवाल अपने प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट में शामिल किया भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सवाल 2 बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको याद होना चाहिए कि जाति एक बंद वर्ग है, ये स्टेटमेंट मजमूदार एवं मदान की है। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भारत का सबसे प्राचीन वेद आपका त्रिवेद माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। आपको बताना है कि स्त्रीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, ये कथन किस विद्वान ने दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है सदरलैंड, रेमंड पूरे, वुडवर्ड, या ऑप्शन डी है जिस बट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी समाजों में अस्त्रीकरण का आधार क्या है? वर्ग है, आयु है, जाति है, या ऑप्शन डी है लिंग। तो वेस्टर्न कंट्री, वेस्टर्न समाज के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा पश्चिमी समाजों में अस्त्रीकरण का जो आधार होता है वो होता है वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जाति का मार्ग क्या है? बंद है, खुला है, निश्चित है, या अनिश्चित है? तो क्वेश्चन 71 का जो राइट आंसर होगा, देखने में काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती आंसर टिक आउट करते हैं। तो याद रखिएगा जाति जो होती है वो बंद मार्ग मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जाति में अनेक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, धर्म होते हैं, उपजातियां होती हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा जाति में अनेक उपजातियां होती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सोरोकिन तथा वेबर ने अस्थिकरण के किन आधारों का उल्लेख किया हुआ है? आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वासानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है, राजनीति में, राष्ट्रवाद में, मानसिक गुणों के विकास में, या ऑप्शन डी है किसी भी क्षेत्र में नहीं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वाशानुक्रम आपके हेरिडिटी होता है, आपका जीन्स होता है। अगर आप हेरिडिटी किस में पाया जाता है? राजनीति में तो आपका हेरिडिटी होता नहीं है, ना कि आपके राष्ट्रवाद में। ये जो आपका हेरिडिटी है मानव जीवन को कैसे इफेक्ट कर सकता है? तो उसके मानसिक गुणों को विकास में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने को ही वासनुक्रम कहते हैं, ये कथन किसका है? एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। फेमस क्या बोल सकते हो कि आपको ऐसे स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पता होते हैं, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया आपको ये बताना है। बैंडिक ने, मैकाइवर ने, जिस वर्ट ने, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, ये बात किस सिद्धांत में कही गई है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप याद रखना भी, लेकिन आपको बताना है कि मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है, ये किस बात पर सिद्धांत में कही गई है? पहला ऑप्शन है मेंडल सिद्धांत, सावियवी सिद्धांत, ऑप्शन सी है मूल जीवाणु तत्वों की कंटिन्यूटी का सिद्धांत, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कि हेरेडिटरी जीनियम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपने एनसीईआरटी क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। हेरिडिटरी जीनियम एक नामक पुस्तक है, जो कि आपको सोशियोलॉजी में पढ़ना होता है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी गाल्टन, वेकन, मार्क्स वेबर, या ऑप्शन डी है मैन हिम?
तो क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम क्या है? गिलिन, गिलबर्ट, किलनबर्ग या ऑप्शन डी है एलर। लाइक आप लोग कर देना जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग देख रहे हो लेकिन लाइक काफ़ी कम है जितने लोग आप देख रहे हो। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो क्वेश्चन 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण वो सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर से घिरे हुए हैं। ये कथन किसका है? याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जींस वर्ग। भौगोलिक परिवरण का दो भागों में विभाजित किया गया है, और दो भाग कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित तथा अनियंत्रित। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है, केवल प्रत्यक्ष रूप से, केवल अप्रत्यक्ष रूप से, कृत्रिम रूप से या ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। तो क्वेश्चन 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है। ये विचारधारा किसका है आपको ये बताना है। क्या वो समाजवाद का है, या ऑप्शन बी है अराजकतावाद का, या साम्यवाद का, या भौगोलिकवाद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो आप भी ये क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। आपको बताना है कि मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या यह स्टेटमेंट ओडम का है, सैंपल का है, रेजल का है, या ऑप्शन डी है गिलबर्ट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अपना वासनक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती हैं? ये सवाल काफी बार रिपीट होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आप क्वेश्चन 84 को ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और फिर बताओ क्वेश्चन 84 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, हर्ष कोटिव्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पर्यावरण का मानव निर्मित अंश, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण के चार भेद भौतिक, जैविकीय, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान ने बतलाए हैं आपको ये बताना है। लेडी ने, आगवन एवं निफकॉफ ने, मैकाइवर ने, या ऑप्शन डी है एल एल बनाई ने। तो क्वेश्चन 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करते हैं, आंतरिक रूप से, एक्सटर्नल रूप से, सामाजिक रूप से, या प्राकृतिक रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज पदार्थ। निम्नलिखित में किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है?
पहला ऑप्शन है मजमूदार, हट्टिंगटन, वेस्टरमार्क या ऑप्शन डी है हावेल। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की दशा क्या होती है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, या ऑप्शन सी है स्थिर हो जाता है, या ऑप्शन डी प्रत्यय हो जाता है। तो याद रखिएगा समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक जो पर्यावरण होती है वो घटते जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक नियंत्रणवादी नहीं है? याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। जब भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछे उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देना जिस पे आपका फोकस बना रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप गलती कर देते हो जल्दबाजी में। इसलिए कभी भी नहीं क्वेश्चन पूछे उसे आप जरूर एक अंडरलाइन करना जिस पे आपका फोकस बने रहे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को। ये कथन किसका है आपको ये बताना है। क्या स्टेटमेंट सोरोकिन की है, रेट जेल का है, लेस्टर वार्ड का, या ऑप्शन डी है विक्टर कंजिन। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया गया है? तो याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज का। इस क्वेश्चन को तो रट्टा आप जरूर मारना क्योंकि सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 94 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव के सामाजिक जीवन में जैविकीय अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है। ये कैसा स्टेटमेंट है? सत्य है, असत्य है, विवादपूर्ण है, या आंशिक रूप से सत्य है? तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असत्य है। निम्नलिखित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 96 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है? ये सवाल आपके ईजीसी नेट में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा मॉडरेट टू हाई रहता है तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा जो भी हम मैराथन क्वेश्चन में शामिल किए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके ईजी से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इजी हो, मॉडरेट, हाई, तीनों तरह क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। चाहे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आसान आ जाए, चाहे उससे हार्ड आए, चाहे मॉडरेट आए, आप सारे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड रहता है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया हुआ है। तो क्वेश्चन 97 को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मानव द्वारा संशोधित, ऑप्शन बी है जलवायु से स्वतंत्र, या ऑप्शन डी है मानव से अप्रभावित, या ऑप्शन डी है स्वाभाविक प्रकृति से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का आधार है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है? प्राणी शास्त्रीय आधार है, आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तित्व का प्राणी शास्त्रीय आधार है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, स्नायुमंडल, बुद्धि, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है।
आपके यूपी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस सवाल देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्बर्ट। किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूह को परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। ये कथन किस विद्वान का है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसका विद्वानों का नाम देख लेते हैं। पहला विद्वान है मीन, ऑप्शन बी है के डेविस, सदरलैंड, या ऑप्शन डी है फेयर चाइल्ड। तो क्वेश्चन 102 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है समरूपता, ऑप्शन बी है समूह का आकार, ऑप्शन सी है शारीरिक गतिशीलता, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। तो याद रखिएगा, आपका चाहे परिवार हो, चाहे आपका पड़ोस हो, चाहे आपका मित्र मंडली हो, वो सब आपके प्राथमिक में आते हैं, ठीक है। कभी भी डी लालच देखकर आप आंख बंद करके टिक आउट मत कर देना, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपके पास एक नौकरी हो और उसमें एक नौकरी के पीछे, आज के टाइम पे एक नौकरी के पीछे 100 लोग हैं, तो ऐसे प्रयास को क्या कहते हैं, तो प्रतियोगिता कहते हैं, जिसे आप एग्जाम के नाम से जानते हो, जिसे आप कंपटीशन के नाम से जानते हो। जो अभी आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो आपका कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जितने जॉब है उससे दुगुना चारगुना आपके कैंडिडेट हैं उस एग्जाम को लेकर। इसलिए ऐसे ऐसे एग्जाम को कंपटीशन के नाम से जानते हैं, ऐसे ट्राई को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संघर्ष एक प्रक्रिया है, अचेतन, चेतन, पूर्ण चेतन, या अर्ध चेतन। तो याद रखिएगा, आपका जो संघर्ष है एक तरह का चेतन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा जन्म देती है, आपको बताना है कि प्रतिस्पर्धा क्या जन्म देती है। तो याद रखिएगा सामाजिक गतिशीलता को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ये भी सवाल काफी आसान है, आपसे पूछा जा रहा है सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा, जो प्रतिस्पर्धा होता है वो कभी भी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं माना जाता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है। ये भी सवाल आपके नहीं पूछा गया। जब भी क्वेश्चन ना पूछे, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप गलती बहुत करते हो। तो क्वेश्चन 109 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 59 क्वेश्चन किए, क्योंकि मेरा बैटरी मोबाइल का काफ़ी डाउन हो चुका है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। मेरा कोशिश था कि आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने का, और कुछ पर्सनल इशू है, इसलिए डेली क्लासेस नहीं चला नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ट्यूसडे से आपका डेली 6:30 से आपका क्लास रेगुलर चलेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। और मैंने ऑलरेडी 500 मैराथन क्वेश्चन रेडी किया हुआ है। अगर आप पेड नोट्स आप लोगे, तो उसमें सब कुछ आपको 500 और जो भी मैंने कंटेंट बताए हुए हैं आपको सब मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन कौन से कंटेंट हम देने वाले हैं, तो एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको बेटर पता चल पाए कि मैं आपको क्या कंटेंट दे रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए कितना ज़रूरी है। साथ में देख लो ना, सबसे पहले आपको तो 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, किसी भी स्टेट से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट। जब आप इतने सारे वीडियो देख लेते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तो प्रैक्टिस सेट जब आप अटेम्प्ट करोगे, तो आप इससे आइडिया लगेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो अपने एग्जाम के लिए। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का, एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम के लिए जान होता है। एनसीईआरटी आपका बेस है किसी भी एग्जाम का। जब आप उसे तैयारी करते हो, तो आपके एग्जाम काफ़ी अच्छे जाते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से लिया जाता है। तो आपको चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर मिलता है। साथ में आपके जो भी सिलेबस में आपका यूनिट दिए गए हैं, 26 या 27 यूनिट है आपके। टोटल 26-27 यूनिट से हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू रेडी किया हुआ है। वो सब कुछ मिलेगा आपको 300 में। साथ में जो मैंने मैराथन के 500 क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं, वो भी आपको शेयर किए जाएंगे, जो वीडियो में आपके आने वाले हैं।
क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इशू है, इस वजह से आपको डेली क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन ट्यूसडे से जो भी क्लासेस आएंगे आपको वो 500 आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो 500 एमसीक्यू आपको पहले ही शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आगे का डिटेल्स आप यहाँ ले सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कंटेंट और हमें काफ़ी प्रॉब्लम में हो तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। तो प्लीज़ जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और आप साथ में कमेंट में अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपने आज 59 में कितने स्कोर आपने आज अटेम्प्ट किए, कितने स्कोर आप कर पा रहे हो। क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किया। उम्मीद करता हूँ कि इस 59 क्वेश्चन में आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे। और अपना स्कोर आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आउट ऑफ 59 आपने कितना स्कोर गेन किया। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।